हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर 6 जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पादपों में जल का अवशोषण और रसारोहण। तो अब तक के जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें हमने जल का अवशोषण पढ़ लिया था। जल के अवशोषण से संबंधित कुछ संरचनाएं जिनमें मूल और मूल के अलग अलग भाग हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से मूल जल का अवशोषण करती है। एक तो निष्क्रिय क्रियाविधि और एक सक्रिय क्रियाविधि हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि एक बार जल का अवशोषण हो गया तो जल के अवशोषण होने के बाद वह जाइलम तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, जल का अवशोषण हो गया मूल रोम में और फिर वह जाइलम तक कैसे पहुंचता है। इसके लिए तीन रास्ते हमने पढ़े थे, तीन पथ हमने पढ़े थे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रसारोहण। रसारोहण आपको पहले इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें जल एक तनु विलयन के रूप में, जल एक तनु विलयन के रूप में पादप मूल से होते हुए पादप के शीर्ष तक जाता है। ठीक है, रसारोहण हमारा से क्या मतलब है, जल एक तनु विलयन के रूप में, जल किसके रूप में जाएगा, एक तनु विलयन के रूप में, तनु विलयन के रूप में यह पादप मूल से कहां जाएगा, पादप शीर्ष तक जाएगा, पादप शीर्ष तक जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रसारोहण। पादप के शीर्ष तक, पर्ण तक या पादप के विभिन्न अंगों तक जाएगा तो उसे हम रसारोहण कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे कि रसारोहण की क्रियाविधि कौन कौन सी होगी। ऐसा कौन सा बल है जो जल को पादप के मूल से ले जाकर के गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में पादप के शीर्ष तक पहुंचा देता है। कौन सा वो बल है, तो इसके लिए हम पढ़ रहे थे रसारोहण की क्रियाविधि और रसारोहण की प्रक्रिया के सिद्धांत। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत था वह था जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था कि रसारोहण के लिए जो जिम्मेदार बल है वह बल तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न होता है और वह जो बल उत्पन्न होता है वह जैव बल कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं आपको। जैव सिद्धांत के अनुसार तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न बल को जैविक बल कहते हैं और यही जैविक बल रसारोहण के सिद्धांत के लिए या रसारोहण के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। ऐसा मानना था कुछ वैज्ञानिकों का, जिनमें पहले थे गोडलेवस्की, उसके बाद थे जेसी बॉस और उसके बाद थे स्ट्रॉसबर्जर। स्ट्रॉसबर्जर का यह मानना था कि जीवित कोशिकाएं सक्रिय रूप से रसारोहण में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन ये जीवित कोशिकाएं रसारोहण के लिए एक उचित वातावरण का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जेसी बोस का सिद्धांत था लयबद्ध स्पंदन। जेसी बोस के अनुसार तने के वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाएं जो अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती हैं, इनमें लयबद्ध स्पंदन होते हैं और इन्हीं लयबद्ध स्पंदन के कारण रसारोहण की प्रक्रिया होती है। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भारतीय टेलीग्राफ पादप में किया जिसे हम कहते हैं डेस्मेडियम गायरेंस। इसके अलावा गोडलेवस्की ने बताया था कि किस तरीके से पैनक्रियाज और मज्जा किरणों की कोशिकाओं में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। किसमें आवर्ती परिवर्तन होते हैं, परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। तो वो आवर्ती परिवर्तन के कारण धीरे धीरे जिस सिद्धांत को हमने कहा था रिले सिद्धांत, इसके अनुसार एक कोशिका में पहले परासरण दाब बढ़ेगा, इससे उसमें जल आएगा, फिर वह कम हो जाएगा तो आगे वाली कोशिका में, इस तरह से ये सब आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे वह है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत में यह बताया गया है कि
जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं में जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं की भित्ति भित्ति लचीली होती है। लचीली होती है, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि जैसे मान लीजिए ये जाइलम की वाहिकाएं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर अगर हम मान लीजिए कि इनकी पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, तो मूल दाब सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है वो बहुत लचीली होती है, और जब इन कोशिकाओं में जल आ जाता है, इन कोशिकाओं में जब क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, तो जल आने की वजह से इनका आकार क्या होगा, ये फूल जाएंगी, ठीक है। और फूलने की वजह से इनकी कोशिका भित्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है। पहली बात सुन लीजिए कि इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, लचीली होती है, और जब इनके अंदर जल आता है तो जल आने की वजह से इन कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है, ये कोशिकाएं आकार में फूल जाती हैं, इससे इनकी कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव को खत्म करने के लिए या कोशिका पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आने के लिए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए क्या करती है, कोशिका द्रव्य के ऊपर विपरीत दबाव डालती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये अंदर की तरफ विपरीत दबाव डालती है। पहले तो क्या हुआ था, जल इन कोशिकाओं के अंदर भर गया था, और इन कोशिकाओं के अंदर जल भरने की वजह से इनका आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव को खत्म करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि कोशिका अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए कोशिका द्रव्य पर विपरीत दबाव डालती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य पर क्या डालेगी, विपरीत दबाव। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें पहले जल भरेगा तो इसका आकार जो है वो बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ने के बाद में क्या होगा, जब ये तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अपनी वास्तविक अवस्था में आने के लिए ये वापस इस पर दबाव डालेगी, और दबाव डालने की वजह से क्या होगा, इसका जो जल है वह जल निकल करके वह वाहिकाओं में चला जाएगा। ये जल निकल करके कहां चले जाएगा, वाहिकाओं में चला जाएगा, और इससे वाहिकाओं में दबाव उत्पन्न होगा, और उस दबाव को हम कहेंगे धनात्मक दाब। जो दबाव उत्पन्न होता है, धनात्मक दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो याद रखना है, पहली बात, जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक लचीली होती है, और इनमें जल आने की वजह से, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय विधि से। उसके बाद मूल रोम से जाइलम तक किस तरह से जल आता है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय विधि द्वारा। तो एक बार जाइलम के अंदर जब जल आ गया, तो जल मान लीजिए जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाओं में आया है, तो पेरेन्काइमा कोशिकाओं में जल आने के कारण इन कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आकार बढ़ने की वजह से जल अंदर, अगर निरंतर जल अंदर आता रहेगा तो इनकी कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव को खत्म करने के लिए या अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने के लिए ये कोशिकाएं कोशिका द्रव्य पर धनात्मक दाब डालती है, ये इसको फिर से दबाती है इस तरीके से। तो वो जो धनात्मक दाब है, और इस धनात्मक दाब की वजह से वाहिकाओं में कुछ जल चला जाता है, तो वाहिकाओं में भी कौन सा दाब आ जाएगा, धनात्मक दाब, ठीक है। और इस तरह से ये जो कंटिन्यू है, इसमें से जल होता हुआ धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। ये सिद्धांत जो था वह सिद्धांत था
मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, तो वाहिकाओं में जो धनात्मक दाब उत्पन्न होता है उस दाब को हम कहते हैं मूल दाब। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मूल दाब क्या होता है। ठीक है, जाइलम की वाहिकाओं में या वाहिनिकाओं में जो दबाव उत्पन्न होता है, धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, उस धनात्मक दाब को हम कहते हैं मूल दाब या रूट प्रेशर। मूल दाब या रूट प्रेशर इसको हम कहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये कोशिका भित्ति उस पर दबाव डाल रही है, जल वापस से इन द सेंस जल पेरेनकाइमा कोशिकाओं से निकल करके वाहिकाओं में जा रहा है और वाहिकाओं से होता हुआ धीरे धीरे वो कहां जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये मूल दाब सिद्धांत है। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पहली बात हम बात कर रहे हैं मूल दाब की। ठीक है, तो मूल दाब की इकाई होती है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल। ठीक है, ये इसका इकाई होती है। तो अधिकतर पौधों में जब दाब मापा गया तो वह मूल दाब जो मापा गया वह मापा गया 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसको मापने का जो उपकरण है उसे हम कहते हैं मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब या मूल दाब को मापने का जो यंत्र है, उपकरण है, उसे मैनोमीटर कहा जाता है। तो मैनोमीटर के हिसाब से जब हमने पौधों का दाब या मूल दाब मेजर किया तो वह अधिकतम पौधों का आता है 2 एटमॉस्फेयर। ये पौधों में कुछ ऊंचाई तक जल पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जो काष्ठीय पौधे होते हैं, जो बहुत ऊंचे होते हैं जो पौधे, उनमें 2 एटमॉस्फेयर दाब जो है वह पर्याप्त नहीं है। किस लिए? रसारोहण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए उनको दाब चाहिए 12 एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मूल दाब हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब इस मूल दाब सिद्धांत के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि पौधों में जब मैनोमीटर की सहायता से मूल दाब मापा गया तो वह अधिकतम पौधों का मूल दाब निकला है 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब निकला। तो वैसे तो 2 वायुमंडलीय दाब जो है वह पर्याप्त है किसी भी पौधे में जल को कुछ ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें तब आती है जब काष्ठीय पौधों की हम बात करते हैं। तो काष्ठीय पौधे जो बहुत ज्यादा होते हैं ऊंचाई में, उन पौधों में रसारोहण के लिए या पादप के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए जल को 2 एटमॉस्फेयर 2 वायुमंडलीय दाब जो है वह पर्याप्त नहीं है। उनके लिए कम से कम मूल दाब चाहिए 12 एटमॉस्फेयर का, जो किसी भी पौधे में नहीं मिला है अब तक। तो इसका मतलब है कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन या मूल दाब रसारोहण के लिए एक सीमित महत्व का हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा रसारोहण मूल दाब के ऊपर ही निर्भर करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि काष्ठीय पौधों में मूल दाब चाहिए 12 एटमॉस्फेयर, जो कि आज तक कभी नहीं मिला है। ज्यादातर पौधों में मूल दाब कितना मिला है? 2 एटमॉस्फेयर मिला है। तो इसीलिए रसारोहण के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि रसारोहण के लिए मूल दाब बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। मूल दाब महत्व रखता होगा, लेकिन सीमित महत्व। ठीक है, पूरा महत्व ये नहीं रखता है कि पूरा रसारोहण मूल दाब की वजह से ही हो गया है। ठीक है, तो ये मूल दाब के साथ समस्या थी। इसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था जैवबल सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था? जैवबल सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा है? भौतिक बल सिद्धांत है। तो हम पढ़ते हैं भौतिक बल सिद्धांत आगे ये क्या कहता है।
भौतिक बल सिद्धांत के समर्थन में जो वैज्ञानिक थे उनका ये मानना था कि रसारोहण की प्रक्रिया सिर्फ भौतिक बलों के कारण होती है, ना कि किसी जैव बल द्वारा या किसी जीवित कोशिकाओं की क्रियाओं द्वारा। तो पहला पॉइंट भौतिक बल सिद्धांत में हमें याद रखना है, इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण के लिए रसारोहण की क्रिया के लिए केवल भौतिक बल उत्तरदायी हैं, केवल भौतिक बल उत्तरदायी है, ना कि कोई जैव बल या जीवित कोशिकाओं की क्रियाएं, ना कि जैव बल अथवा जीवित कोशिकाओं की क्रियाएं, जीवित कोशिकाओं की क्रियाएं, जीवित कोशिकाओं की क्रियाएं। क्योंकि जो वैज्ञानिक जैव बल का समर्थन करते थे, जैव बल सिद्धांत का समर्थन करते थे, वो ये मानते थे कि रसारोहण की प्रक्रिया के लिए तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाएं जिम्मेदार हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक भौतिक बल सिद्धांत का समर्थन करते थे वो ऐसा नहीं मानते थे, वो ये मानते थे कि रसारोहण की प्रक्रिया केवल भौतिक बलों द्वारा ही संपन्न हो सकती है, उसके लिए किसी जैविक बल की या किसी ऊर्जा की, उपापचय की वजह से उत्पन्न ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। और भौतिक बल के समर्थन में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बल दिए कि कौन कौन सा बल जो है वह उत्तरदायी हो सकता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, अंतः शोषण हो सकता है, केशिकात्व बल हो सकता है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए अपने हिसाब से। हम यहाँ पर सर्वमान्य मत पढ़ेंगे डिक्सन और जोली का, ठीक है। भौतिक बल में जैसे हमने पढ़ा था, जैव बल में गोल्डलेवस्की, जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत, गोल्डलेवस्की का रिले सिद्धांत, ठीक। इसी तरीके से भौतिक बल सिद्धांत में सबसे मान्य और रसारोहण के लिए सबसे प्रचलित और स्वीकार्य सिद्धांत जो दिया था वह दिया था डिक्सन और जोली ने। डिक्सन एवं जोली, ठीक है। डिक्सन एवं जोली ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है ससंजन तनाव सिद्धांत। ठीक है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रसारोहण के लिए अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वह सिद्धांत है ससंजन तनाव सिद्धांत, और इसको दिया किसने था? डिक्सन और जोली ने दिया था। इसका दूसरा नाम हो सकता है वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम हो सकता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। खिंचाव सिद्धांत, ठीक है। ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। इसमें क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये पूछा जा सकता है कि रसारोहण के लिए सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो सबसे मान्य सिद्धांत है ससंजन तनाव सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत, और इसी का हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत।
और इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण किन बलों की वजह से होता है? इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण दो बलों के कारण होता है। ठीक है, रसारोहण के लिए पहला जो उत्तरदायी बल है वह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल। ठीक है, तो याद रखिए कि डिक्सन और जोली का जो सिद्धांत था उसके अनुसार रसारोहण के लिए दो बल आवश्यक हैं और दो बल जिम्मेदार हैं। पहला बल है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल, ठीक है, ट्रांसपीरेशनल पुल, और दूसरा जो बल है वह है कोहेशन फोर्स या ससंजन बल। ससंजन बल जो किनके मध्य होता है? जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। देखिए, जब हमने इस चैप्टर का पहला वीडियो बनाया था, पहला वीडियो पढ़ा था, तभी हमने पढ़ लिया था कि जल के कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, या इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जल के कुछ विशेष गुण होते हैं जिनमें ससंजन बल और आसंजन बल हमने पढ़ा था। तो ससंजक बल क्या होता है? जल के अणुओं के मध्य दो जल के अणु हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसको ससंजक बल कहते हैं। और डिक्सन एवं जोली के अनुसार यही दो बल रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से दो बल? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल और ससंजन बल, ससंजक बल, कोहेशन फोर्स। देखिए, इसके अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार इसमें कुछ बिंदु समझाए गए हैं। इसका नाम है ससंजन तनाव सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत या फिर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये दो बल जो है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल, ससंजन बल, ये जिम्मेदार है रसारोहण के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी भी पादप को, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास पादप है कोई, और इसमें से ठीक है, ये मान लीजिए ये है इसकी मूल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहली बात तो हमें पढ़ना है रसारोहण कैसे होता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रसारोहण होता क्या है। रसारोहण क्या है? जल के अणु, जल जो किसने अवशोषित कर लिया है? मूल ने अवशोषित कर लिया है। तो जल ने जो मूल को, जल को जो मूल ने अवशोषित किया है, मूल रोम ने अवशोषित किया है, वह हमें पहुंचाना है पादप के शीर्ष तक। यह है पादप शीर्ष, पादप शीर्ष। ठीक है, और यह है पादप की मूल, और यह है पर्ण। तो जल का तनु विलयन के रूप में, यही हमने पढ़ा था रसारोहण की परिभाषा, जल का तनु विलयन के रूप में पादप के शीर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। तो देखिए कैसा होता है रसारोहण। इस बल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत है ये? ससंजन तनाव सिद्धांत। पहली बात, पादप शीर्ष एवं मूल के मध्य, मूल
के मध्य जल का एक निरंतर स्तंभ होता है। ठीक है, मध्य जल का निरंतर स्तंभ होता है। इसको ऐसा समझ लेते हैं हम लोग कि मूल और पादप के शीर्ष के मध्य, तो हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए ये जल का एक स्तंभ है, इस तरह से ये जल का स्तंभ है जो निरंतर स्तंभ है। ठीक है, जल हमेशा निरंतर किसी न किसी रूप में ये पादप के शीर्ष तक जाता रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि डिक्सन एंड जोली सिद्धांत के मध्य पादप के शीर्ष और मूल के मध्य जल का एक निरंतर स्तंभ होता है। ठीक है, जल का क्या है, एक निरंतर स्तंभ होता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप की शिराओं में जल की कमी होती है एवं जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होता है के कारण पर्णशिराओं में पानी की कमी, जल की कमी एवं जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होता है। जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होता है। जल स्तंभ में क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। तो यहां पर पहला पॉइंट तो ये था कि पादप जो है उसके शीर्ष और मूल के मध्य जल का एक निरंतर स्तंभ जो है वह बना होता है। और जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की वजह से जल की हानि होती है, जल जो है वह वाष्पोत्सर्जन की वजह से जैसे ही जल की हानि होगी तो ये जो जल स्तंभ है, क्योंकि ये जल आगे तक जा रहा है और जैसे जैसे जल की हानि होती जा रही है तो जल पादप की शिराओं में क्या होगा, जल की कमी होगी और जल स्तंभ में क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक है, जल स्तंभ में खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये खिंचाव के बाद में जो दूसरा बल आता है वह है ससंजक बल। बल के कारण, जल के ससंजक बल के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बावजूद भी, ठीक है, एक बार तो खिंचाव उत्पन्न हो गया क्योंकि जल की हानि हो गई, यहां पर जल की क्या हुई, हानि, और जल की हानि से ये जल स्तंभ क्या करेगा, उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, ये जल को ऊपर की तरफ खींचेगा और ऊपर की तरफ खींचेगा तो अगर कोई दूसरा बल नहीं होगा उसको ऊपर धक्का देने के लिए तो ये जल स्तंभ टूट भी सकता है। तो यहां पर काम आता है फिर ससंजक बल। ससंजक बल क्या करता है, जैसे ही इसको ऊपर खींचता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो ससंजक बल, जैसे मान लो इसको अपने ऊपर की तरफ खींचा तो ये जो जल का दूसरा अणु है क्योंकि वो इसकी तरफ आकर्षित है तो वो भी ऊपर जाएगा। अगर दूसरा अणु ऊपर जा रहा है तो जो तीसरा अणु है, क्योंकि ससंजक बल क्या है, जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, तो ये तीसरा जो अणु है उसमें भी आकर्षण होगा तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। और जब तीनों ऊपर जा रहे हैं तो जो बाकी और दूसरे जल के अणु हैं उनमें भी क्या होगा, आकर्षण होगा और आकर्षण की वजह से ये सारा जल जो है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो जल में जो ससंजक बल का मान है वह 47 या 45 से लेकर के अराउंड 200, लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो पढ़ा है ससंजक बल, उसका मान जो है वह 45 से लगभग 200 एटमॉस्फेयर हो सकता है। ठीक है, 205, 207
लेकिन लगभग हम 200 लिखेंगे इसको, तो लगभग 200 एटमॉस्फेयर, 200 वायुमंडलीय दाब हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है इसमें, दो बल यहां पर काम कर रहे हैं। बल पहला जो काम कर रहा था वो कौन सा था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। और दूसरा जो बल इसमें काम कर रहा है वह है ससंजक बल, ससंजक बल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे हमारा ये पौधा है, ये इसकी मूल है, और मान लीजिए कि इसकी ये पर्ण है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहली बात तो ये कि जल का एक स्तंभ है, निरंतर स्तंभ है, जो कि पादप के मूल से कहां पर जा रहा है, पादप के शीर्ष तक जा रहा है। तो पहला बल काम करता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इस खिंचाव की वजह से जल की हानि होती है, जल की हानि हो रही है, तो ये जो स्तंभ बना हुआ है जल का निरंतर स्तंभ, उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। अब खिंचाव उत्पन्न होगा तो मान लीजिए ये जल की हानि हो गई यहां तक, तो इसमें खिंचाव होगा, तो अगर कोई इसको धक्का देने वाला बल नहीं होगा तो स्तंभ टूट भी सकता है। लेकिन यहां पर कौन सा बल आ जाता है, ससंजक बल आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए इस अणु को, जल के इस अणु को खिंचाव अपनी तरफ खींच रहा है, तो इससे आकर्षित होकर दूसरा अणु भी अंदर की तरफ जाएगा, इन दोनों से आकर्षित होकर के बाकी अणु भी ऊपर की तरफ जाएंगे। और आकर्षण बल ही क्या है, ससंजक बल है। ससंजक बल की परिभाषा हमने पढ़ ली थी पहले ही वीडियो में। जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, और जल के अणु और किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसे हम कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। तो डिक्सन एवं जोली, डिक्सन एवं जोली, इनका जो सिद्धांत था ससंजन तनाव सिद्धांत, इसके अनुसार पौधों में रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजक बल की वजह से निष्क्रिय रूप से हो सकता है, निष्क्रिय रूप से हो सकता है, बिना कोई ऊर्जा का व्यय किए, बिना कोई ऊर्जा का व्यय किए। ठीक है, ऊर्जा कोई व्यय नहीं करनी है, और कोई भी जीवित कोशिका इसमें भाग नहीं लेती है। भाग लेने का मतलब है जीवित कोशिका इसमें, ऐसा नहीं कि वो जल को खींच रही है ऊपर की तरफ, तो जीवित कोशिकाएं इसमें कोई भी कार्य नहीं करती है रसारोहण में, डिक्सन एवं जोली के अनुसार। और अगर हम देखें कि वाष्पोत्सर्जन की दर और जल के अवशोषण की दर ये एक दूसरे से समानुपाती है, तो इससे भी हमें प्रमाण मिलता है कि डिक्सन एवं जोली का सिद्धांत ही सबसे ज्यादा सही हो सकता है। ठीक है, तो डिक्सन एवं जोली के अनुसार ये दो बल रसारोहण के लिए जिम्मेदार हैं, जो अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत है, अब तक का सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है रसारोहण के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पर हमारे पास दो बात आ गई, एक तो वाष्पोत्सर्जन और एक ससंजक बल। ससंजक बल हम पढ़ चुके हैं। आगे हमारा जो चैप्टर आएगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारा चैप्टर था इसमें हमने दो तीन बातें, जिनमें जल का अवशोषण, जल के अवशोषण के लिए जो संरचना है मूल, मूल के बारे में पढ़ लिया था, और मूल की संरचना हमने पढ़ ली थी, किस तरह से मूल जल का अवशोषण करता है, निष्क्रिय विधि द्वारा, सक्रिय विधि द्वारा, हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मूल रोम से जाइलम तक जल किस रास्ते से जाता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रसधानीय पथ, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रसारोहण, रसारोहण की परिभाषा और इसकी क्रियाविधि, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, जिसमें भौतिक बल सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर 7, उसमें हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और बिंदुस्त्राव। ठीक है, ये दो प्रक्रिया, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। इसको अच्छे तरीके से आप देख लेना, इसको समझ लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बाकी